हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज द गुडविल। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए थे। फर्स्ट इज द फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप एंड सेकंड इज द चेंज इन रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो आज हम इस वीडियो में थ्योरी पोर्शंस करेंगे कि गुडविल के कितने मेथड्स होते हैं टू कैलकुलेट द गुडविल। ओके, देन फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम अ थ्योरी पोर्शन दैट इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गुडविल। Goodwill is the value of the reputation of a firm built over a time with respect to the expected future profits over and above the normal profit, that is super profits. मेन आपको टारगेट क्या रखना है, गुडविल क्या होती है। गुडविल इज द एक्चुअल और जो भी आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उससे अबव, नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी अबव होगा। सपोज मार्केट में खूब सारी शॉप्स हैं और खूब सारे बड़े बड़े मॉल हैं, ओके नो प्रॉब्लम, बट सारे अगर नॉर्मल प्रॉफिट पे रन करें इट मीन्स किसी की भी गुडविल नहीं है। अगर कोई मॉल ज़्यादा फेमस है या किसी की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी हो रही है तो उस केस में हम उसे क्या कहेंगे कि भैया आप अदर बिजनेस जो भी आपके सब्सटीट्यूट हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हो। इट मीन्स कुछ भी अगर नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा जितना भी अर्न कर रहा है तो उनको कहाँ से मिल रहा है, बिकॉज ऑफ देयर गुडविल। सपोज जोधपुर स्वीट्स, नेशनल हैंडलूम, अगर अपन इनकी शॉप्स या इनके कहीं भी मॉल ओपन करते हैं तो वहाँ हमारे नेम के थ्रू आते, क्योंकि इन्होंने ब्रांड वैल्यू बना रखी है मार्केट में, बिग बाजार। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सुपर प्रॉफिट में रन कर रहे हैं। कैसे पता चला हमें, क्योंकि इनके नेम से अट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर मैं ऑर्डिनरी शॉप ओपन करता हूँ या ऑर्डिनरी मॉल ओपन करता हूँ तो वहाँ पर कस्टमर्स उतने नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें हमारी ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो मैक्सिमम वहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। बट ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस हम कहीं और जाके इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारे नेम और ब्रांड वैल्यू से कुछ कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि हम नॉर्मल प्रॉफिट से अबव कुछ अर्न कर रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे लेवल के जो ऑर्डिनरी बिजनेस हैं तो वो कितना अर्न कर रहे हैं। अगर हम उनसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, जो मैक्सिमम मतलब नॉर्मल प्रॉफिट जितना भी अबव अर्न हुआ वो हमारा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे हुआ आपको, क्योंकि आपकी ब्रांड वैल्यू थी। तो यहाँ हमने क्या बोला है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन ऑफ द फर्म बिल्ड ओवर अ टाइम। आपने पास्ट ईयर्स और करंट में कुछ आपने टाइम डिनोट किया है उसको, विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स, कि हमारा फ्यूचर प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट कंटिन्यू इतना ही रन कर रहा होगा, ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सेस प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। हमारी प्रेजेंट वैल्यू में जितना भी हो रहा है उससे एक्सेस जो भी होगा नॉर्मल प्रॉफिट्स में, हम उसे क्या बोलेंगे, गुडविल। गुडविल इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। गुडविल क्या है, रेपुटेशन है, जो आपको क्या एबिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप कहीं पर भी स्टेब्लिश हो जाओ, आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में आपकी हेल्प कर रही है। गुडविल इज एन इनटेंजिबल रियल एसेट विच कैनॉट बी सीन और फेल्ट बट एग्जिस्ट इन रियलिटी एंड कैन बी अ बॉट एंड सोल्ड। गुडविल को आप परचेज और सेल भी कर सकते हो। देखो इनटेंजिबल है फिर भी परचेज और सेल हो रही है। अगर मैं कहीं पर जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी दुकान का नाम या फिर मेरे बड़े मॉल का नाम नेशनल हैंडलूम हो या फिर जोधपुर स्वीट्स हो, तो मुझे ये ब्रांड नेम, जैसे कि DPS स्कूल्स होगी, अब इनको अगर ये ब्रांड नेम परचेज करना होगा, मैं ब्रांच ओपन करना चाहता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा मनी पे करना होगा, क्योंकि बाय द नेम सेल होगी, बाय द नेम स्कूल्स के एडमिशन्स होंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज factors affecting the value of goodwill. This is very very important students. फैक्टर्स, खूब सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे अफेक्ट होती है गुडविल। एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर फैक्टर से रिलेटेड होगा आपके पास। देन आवर फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ द बिजनेस, हाउ द नेचर ऑफ द बिजनेस अफेक्ट्स द गुडविल। The firm that produces the high value added products or having a stable demand to earn more profit and therefore has a more goodwill. आपको देखो यहाँ पर मैं जितने भी फैक्टर्स ऑफ गुडविल बोलूँगा वहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं। नेचर ऑफ द बिजनेस कैसा होना चाहिए, दैट प्रोड्यूसेस हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। आपको यहाँ पर क्या लर्न करना है, हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। अगर हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, हाई वैल्यू एडेड, हैविंग स्टेबल डिमांड, जिनकी डिमांड क्या रहेगी, स्टेबल, आज भी रहेगी कल भी रहेगी, तो वो नेचर ऑफ द बिजनेस कैसा हो गया कि उनके पास क्या हो गया, हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एंड स्टेबल डिमांड। ये हमारा हुआ नेचर ऑफ बिजनेस का पार्ट। देन द सेकंड फैक्टर, लोकेशन क्या रहेगी बिजनेस की। इफ द बिजनेस इज सेंट्रली लोकेटेड और इज इन एट अ प्लेस हैविंग द हैवी कंज्यूमर ट्रैफिक, तो वहाँ पर कस्टमर ट्रैफिक ज़्यादा हो या फिर सेंट्रल लोकेशन हो, देन द गुडविल टेंड्स टू बी अ हाई। गुडविल ऑटोमेटिकली क्या होगी, हाई। तो लोकेशन में आपने क्या 2 पॉइंट्स अंडरलाइन किए, सेंट्रल लोकेटेड होना चाहिए या फिर जहाँ पर कस्टमर ट्रैफिक ज़्यादा होना चाहिए। ओके, देन थर्ड इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट।
A well-managed concern usually enjoys the advantage of the high productivity and cost efficiency. अंडरलाइन करना, हमने यहाँ पर एडवांटेजेस कौन से लेने चाहिए यहाँ पे, हाई प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। अगर ये अच्छा हुआ तो वेल मैनेज बिजनेस ऑटोमेटिकली होगा। ओके, उससे क्या रिजल्ट होगा, दैट्स लीड्स टू द हायर प्रॉफिट। अगर ये दोनों प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, कॉस्ट एफिशिएंसी अच्छी होगी, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी एंड हायर प्रॉफिट्स, एंड सो द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज ऑल्सो हाई। जहाँ कहीं पर भी प्रॉफिट ज़्यादा अर्न हो रहा है, ग्रोथ अच्छी हो रही है और इन फैक्टर्स की वजह से हो रही थी, कहीं ना कहीं हमारी गुडविल के थ्रू ये फैक्टर्स अफेक्ट हुए हैं। देन द नेक्स्ट फोर्थ, मार्केट सिचुएशन। द मोनोपोली कंडीशन और लिमिटेड कॉम्पिटिशन इनेबल्स दैट। मार्केट सिचुएशन में अंडरलाइन करना, मोनोपोली कॉम्पिटिशन मतलब मोनोपोली होनी चाहिए, प्लस लिमिटेड कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन अगर हो, मोनोपोली भी ना हो तो लिमिटेड मतलब कॉम्पिटिटर बहुत कम होने चाहिए। इनेबल्स द कंसर्न टू अर्न हाई विच लेड्स टू द हायर वैल्यू ऑफ द गुडविल। एक मीन आपने क्या कहा था, मार्केट में सिचुएशन कैसी होनी चाहिए हमारी, या तो फिर मोनोपोली या फिर लिमिटेड कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए। ओके, फिफ्थ वन इज स्पेशल एडवांटेजेस। द फर्म दैट एंजॉयज द स्पेशल एडवांटेज लाइक इंपोर्ट लाइसेंस, lower rate and assured supply of electricity, long-term contracts of supply of materials, well-named collaborations and patents, trademark, etc. Every higher value of the enjoy क्या करोगे आप, higher value of the goodwill। तो ये सारी चीज़ आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम में किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ द नेचर ऑफ द बिजनेस अफेक्ट्स द गुडविल, हाउ द लोकेशन अफेक्ट्स द गुडविल, हाउ द एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट मैनेज द अफेक्ट्स द गुडविल। प्लीज एक्सप्लेन वन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेचर ऑफ द बिजनेस, लोकेशन और मार्केट सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट AS26 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम कुछ थ्योरी पोर्शंस कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट। गुडविल तभी रिकॉर्ड की जाएगी बुक में जब या तो फिर आपने परचेज किया होगा, पे किया होगा, कंसिडरेशन में मनी पे किया होगा, या मनी वर्थ मनी के जैसा ही इज पेड फॉर इट, या आपने कुछ एसेट्स पे की होगी। उस केस में हमारे पास क्या होगा, गुडविल कब जनरेट होगी, जब आपने कहीं ना कहीं कंसिडरेशन पे किया होगा। कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ थिंग भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है। इट मीन्स आप पेड गुडविल ही बुक में शो करोगे। नेक्स्ट, thus self generated goodwill is not recorded in the books of account। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने क्लियर आइडेंटिफाई कर रखा है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में नहीं दिखाया जाता है। जैसे कि अपने एक्चुअली अपन है ही नहीं गुडविल मार्केट में, हम क्या कह रहे हैं, इतनी गुडविल होनी चाहिए और आपने एसेट साइड में गुडविल शो कर दी। बिल्कुल भी आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखा सकते। आपको कौन सी गुडविल दिखानी होगी, या आपने कुछ कंसिडरेशन पे किया होगा, तो वहीं ओनली पेड गुडविल ही बुक्स में शो की जाएगी। देन द नेक्स्ट, द नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल अराइजेस एट द टाइम ऑफ। कहाँ पर जरूरत पड़ गई गुडविल वैल्यूएट करने की, फर्स्ट कहाँ पर जरूरत पड़ी हमें, चेंज इन प्रॉफिट्स रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म वेयर द बिजनेस इज सोल्ड एज गोइंग कंसर्न, एंड द लास्ट इज अमलगमेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर गुडविल कैलकुलेट करनी है, कहीं ना कहीं बड़ा चेंज हो रहा हो बिजनेस में, तो वहाँ पर या फिर कहीं डीड चेंज हो रही हो, कुछ एसेट्स रिवैल्यूएट करना, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ रहा है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ रही है। ओके, अभी हमने यहाँ तक पढ़ा थ्योरी पोर्शन, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड व्हाट इज द AS26 एंड व्हाई नीड केम्स टू एग्जिस्टेंस दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। एंड द न्यू पॉइंट इज हियर इज दैट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन से मेथड्स हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें गुडविल कितनी है हमारी, हम हमारे बिजनेस को कितने में सेल करें। ओके, तो ये क्या हो गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स। तो स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में देखो देयर आर 3 मेन मेथड्स। सो द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल मेथड्स, फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे ज़्यादा आपको फोकस रखना है एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। ओके, एवरेज प्रॉफिट मेथड के सब पार्ट्स क्या हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट का कोई सब पार्ट नहीं है। कैपिटलाइज मेथड के अगेन 2 पार्ट्स हमारे पास आते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मतलब फर्स्ट मेथड को कैपिटलाइज करना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब सेकंड मेथड को भी कैपिटलाइज करना। इट मीन्स थर्ड मेथड के लिए हमें फर्स्ट 2 का आंसर्स आने चाहिए। इट मीन्स अगर मुझे कैपिटलाइज करना होगा एवरेज प्रॉफिट को, तो मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना आना चाहिए।
अगर मुझे कैपिटलाइज करना होगा सुपर प्रॉफिट को तो मुझे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये फर्स्ट 2 मेथड्स इंपॉर्टेंट, थर्ड मेथड इज़ वेरी इजी, बट इसके अंदर सबसे हार्ड टॉपिक अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। वेटेड इज़ वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट वेरी सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल। सुपर प्रॉफिट में आपको हल्का सा थोड़ा सा रिमाइंड करके चेक करना होगा कि हमारा सुपर प्रॉफिट होता है क्या, बस सिंपल। तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको कहाँ पर देना होगा, सिंपल एवरेज। सबसे हार्ड टॉपिक यहाँ पर क्या मिलेगा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ टू कैलकुलेट सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो, और सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद उसको यूज़ करके गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी स्टार्ट द फर्स्ट मेथड दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके 2 सब पार्ट्स थे एज यू ऑलरेडी नो। फर्स्ट इज सिंपल एवरेज एंड सेकंड इज वेटेड एवरेज। देन हाउ विल यू कैलकुलेट द सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड से अपन गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, अंडर दिस मेथड द गुडविल इज वैल्यूएट एट द एग्रीड नंबर ऑफ द ईयर्स परचेज ऑफ द एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर्स। हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, ऑफ द एक्चुअल परचेज, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर। हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन में कुछ पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट गिवन होंगे, एक्चुअल प्रॉफिट होंगे, उसे हम एक्चुअल और एवरेज वर्ड भी बोल सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट गिवन होंगे पास्ट ईयर्स के, हम उनको यूज़ करके इनटू करेंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, गुडविल बाय यूजिंग द सिंपल एवरेज मेथड कैसे कैलकुलेट करोगे, गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट इज द सेम इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये आपको क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा। अब ये नंबर ऑफ द ईयर परचेज क्या होता है वो अभी हम इसी वीडियो में आगे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर से। बट नंबर ऑफ ईयर्स तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, बट हम एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट आपने कैसे कैलकुलेट किया, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ईयर्स फॉर विच द प्रॉफिट एंड लॉस टेकन। पास्ट ईयर का उन्होंने कहा 5 ईयर्स को बेस लेना है, तो 5 ईयर्स का एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, उन सबको ऐड कर लेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ द ईयर से। तो हमारा नंबर ऑफ द ईयर्स कितना था 5, तो मतलब पास्ट ईयर्स का एडजस्टेड प्रॉफिट होगा, उनको बेस लेंगे, उनको प्लस करेंगे, टोटल प्रॉफिट हमें मिल जाएगा लास्ट पास्ट ईयर्स का। और नंबर ऑफ द ईयर परचेज जितना क्वेश्चन में कह रखा है, लास्ट 5 ईयर, लास्ट 4 ईयर, लास्ट 3 ईयर, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगेन सेम पॉइंट आ रहा है कि भैया हम टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो उसके लिए देखो होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द एडजस्टेड प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। समझ में आया, जो भी एडजस्टेड प्रॉफिट यहाँ पर गुडविल में क्या कहा गया, एडजस्टेड प्रॉफिट मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमें सारा एबनॉर्मल हटाना है, सारा नॉन ऑपरेटिंग हटाना है कि भैया हमने बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी करके कितना अर्न किया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ये अर्न नहीं किया, ये नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है। आपने कोई एसेट सोल्ड किए प्रॉफिट पे, तो मैंने बोला कि यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग हटाना पड़ेगा, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। नॉन रिकरिंग नेचर्स के आइटम हटाने होंगे, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन हटाना होगा। सब नॉर्मल लेोगे और नॉर्मल में भी आपको क्या लेना है, ऑपरेटिंग का पार्ट लेना है। तो हमें यहाँ पर क्या हटाना होगा, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑबनॉर्मल, ये सारे के सारे एबनॉर्मल वाले सारे फंडे हटाने होंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट जो दे रखा है उसके अंदर खूब सारी चीज़ें इंक्लूड है। नॉन ऑपरेटिंग भी उसमें इंक्लूडेड है और उसमें और दूसरी चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं जो हमारे बिजनेस में नॉन रिकरिंग नेचर की है। ओके स्टूडेंट्स, देन ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको दे रखा होगा टोटल प्रॉफिट और लॉस ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट अभी हम करेंगे, तो उन्होंने एक्चुअल प्रॉफिट आपको नेट प्रॉफिट निकाल के दे दिया। अभी नेट प्रॉफिट के अंदर सारे नॉन ऑपरेटिंग और एबनॉर्मल आइटम्स इंक्लूडेड है, तो हमें रिवर्स करना होगा। देखो हमने ऐड क्या किया, सबसे ज़्यादा हार्ड पॉइंट मैंने आपको कहा था एवरेज प्रॉफिट, बस यही है। इस चैप्टर में अगर आपने ये वाला जो मैंने बॉक्स आपको टेबल बना के दे रखी है, अगर आप इसको क्लियरली कर लेते हो तो आगे आने वाले जो मेथड्स है बहुत ईजी हैं। क्योंकि देखो थर्ड मेथड कौन सा था हमारा, कैपिटलाइज्ड, उसके भी 2 पार्ट्स थे, उसमें भी आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, वो यहीं से निकलेगा। इट मीन्स गुडविल के अंदर, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन के अंदर सबसे हार्ड पॉइंट अगर मैं किसी को बोलता हूँ तो वो आपको यही है यहाँ पर ही। तो हमने देखो कैसे स्टार्ट किया,
टोटल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट, जो P&L के अकॉर्डिंग आपको दे रखा होगा। अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एडजस्टेड और एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले आप ऐड कर रहे हो। ऐड क्या किया आपने? एबनॉर्मल लॉस। क्यों ऐड किया? क्योंकि ये लेस हो चुका था और ये एबनॉर्मल है कि भैया एबनॉर्मल आपने लेस क्यों किया? हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना भी था उसमें से आपने लेस क्यों किया? तो हमने वापस एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया। और यहाँ पर एग्जांपल क्या देखा? लॉस फ्रॉम थेफ्ट और फायर, क्योंकि नॉन रिकरिंग नेचर की, ये हर बार नहीं होने वाले, नेक्स्ट ईयर्स में नहीं होने वाले हैं। ओके, पॉइंट नंबर सेकंड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स सेल किए, ऑपरेटिंग का प्रॉफिट आपने क्यों डिक्रीज किया? वापस क्या करेंगे? ऐड। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, वीआरएस हर बार नहीं दिया जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय वीआरएस लेता है, अपने वॉलंटरी रिटायर लेता है, तो हम उसे कुछ कंपनसेशन देते हैं, वो हर बार नहीं दिया जाता है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, तो हमने यहाँ पर वापस ऐड किया। फोर्थ वन इज कैपिटल एक्सपेंसेस चार्ज एज रेवेन्यू। आपने एसेट परचेज किया और P&L से चार्ज कर दिया एज रेवेन्यू, तो भैया आपने जो एसेट्स परचेज किया, आपने प्रॉफिट क्यों कम किया? आपको कैपिटल जनरेट करनी थी, तो हमने जहाँ पर डिक्रीज कर दिया। मैंने सपोज एक एसेट परचेज की, कार परचेज की, और मैंने कहाँ डाल दिया? P&L अकाउंट में। P&L मेरा प्रॉफिट कम हो चुका है, तो मुझे एसेट्स बढ़ानी होगी और यहाँ पर प्रॉफिट को वापस बढ़ाना होगा, क्योंकि मैंने प्रॉफिट से चार्ज कर दिया था। मैंने क्या किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट करके P&L से चार्ज कर दिया था, तो मैं यहाँ बढ़ाऊंगा और वहाँ पर वापस मेरी कैपिटल एसेट जनरेट होगी। देन फिफ्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। स्टूडेंट्स, ये क्लियरली आप समझ लेना यहाँ पर किस तरीके से ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हमारे प्रॉफिट को डिस्टर्ब करता है। मैं यहाँ आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले आपको पता क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, ओके। यहाँ पर क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर क्या आती है? सेल्स, ओके। ये हमारी परचेज और यह हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। ये हमने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, ओके। अब यहाँ आपने क्या बोल रहे हैं? ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ ऐड किया। सपोज अगर आपने कुछ भी ओवर वैल्यूएट किया है ओपनिंग स्टॉक को, तो बताओ उस ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट हुआ होगा? सपोज ओवर वैल्यूएशन मैंने यहाँ पर कर दिया +10, एक्चुअल कुछ और था और मैंने क्या कर दिया? +10, ओवर वैल्यूएशन हो गया +10। अगर मैं यहाँ पर प्लस करूँगा तो मुझे पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो मेरा था वो बैलेंसिंग फिगर था, तो जितना मैं यहाँ ओवर वैल्यूएट करूँगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम होता रहेगा, क्योंकि सेम साइड में स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ की टोटल हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक जितना भी बढ़ा रहे हैं उससे हमारा बैलेंसिंग फिगर जो GP था डिक्रीज हो रहा है। मैं अगर 20 करता यहाँ 20 डिक्रीज हो जाता। कुछ आ रहा है समझ में? तो जितना ओवर वैल्यूएट आप करोगे ओपनिंग स्टॉक का, तो करंट ईयर का GP, जिससे क्या निकलेगा? NP, तो हमारा नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। ये कई बार होता है इसलिए हमने यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखे हैं स्टॉक वैल्यूएशन करने के लिए, ओके। अगर किसी बिजनेस को अपना प्रॉफिट कम दिखाना हो तो कई बार वो क्या करते हैं? फ्रॉड करते हैं और क्या करते हैं? इंटेंशनली क्या करते हैं? ओवर वैल्यूएशन करते हैं ओपनिंग स्टॉक का। अगर आप ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? GP डिक्रीज हो जाएगा। GP डिक्रीज होगा, GP से क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। तो हम वापस क्या करेंगे? ऐड करेंगे करंट ईयर के प्रॉफिट में, क्योंकि वो डिक्रीज हो चुका था, ओके। तो हमने देखो यहाँ पर क्या किया है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया है। फिर हमने देखो जस्ट इसके नीचे क्या लिखा है? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अपोजिट डायरेक्शन में था GP के, उसको आप जितना अंडर वैल्यूएट करोगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट भी उतना अंडर वैल्यूएट आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। इट मीन्स हमें अगर लेवल पे लाना होगा क्लोजिंग स्टॉक तो हम वहाँ बढ़ाएंगे। अगर हम क्रेडिट साइड ट्रेडिंग की बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक डेबिट साइड का GP भी उतना ही बढ़ जाएगा। सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्टॉक से रिलेटेड पॉइंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में रहते हैं आप, ओके। देन अब आप वापस देखो, यहाँ ऐड की जगह वापस लेस होगा, ओके। यहाँ हमने कहा पूरा का पूरा क्या होगा? यहाँ पर ऐड की जगह आपको क्या करना होगा? लेस, ओके। अब यहाँ पर हमने सारे एबनॉर्मल लॉसेज, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सारे के सारे हमने क्या किए थे? ऐड किए। तब लेस क्या क्या करेंगे हम यहाँ पर? एबनॉर्मल गेन जो ऐड हो चुका था, एबनॉर्मल गेन, जैसे कि लॉटरी। अगर बिजनेस की कोई लॉटरी लग गई है, वहाँ से कुछ पैसा आ रहा है, तो हम वापस कहेंगे भैया ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, हमने प्रॉफिट में ऐड कर रखा था, सॉरी, हम वापस लेस करेंगे, ओके। और आप यहाँ पर क्या लेस करोगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स।
फिक्स एसेट्स प्रॉफिट था जो जीपी में ऐड नेट प्रॉफिट में ऐड हो चुका था, वापस लेस करेंगे। नॉन रिकरिंग आइटम्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग के पार्ट नहीं है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस क्लेम हमारा एबनॉर्मल पार्ट है, तो हम ये वापस क्या करेंगे, लेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, चार्जेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, हमें P&L से चार्ज करना था बट हमने एसेट जनरेट कर दी, तो अब चार्ज करके वहाँ एसेट से डिक्रीज़ करेंगे और यहाँ आकर वापस डिक्रीज़ होगा, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि हमने रेवेन्यू को क्या बना रखा है, कैपिटल, तो हम वापस रिवर्स करेंगे और हम यहाँ पर लेस करेंगे। सेम अपोजिट क्या हो गया, देखो ऊपर आपने लिखा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओके। अब नीचे यहाँ क्या आ गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, रिवर्स होगा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक ऊपर ऐड हो रहा है तो नीचे क्या हो जाएगा, लेस अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, ये हमारा था टेबल और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट, जब आपका ये एडजस्टेड और एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट आप कर देते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, ये वाला प्रॉफिट कहाँ काम में लेना पड़ता है, यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, एक्चुअल और एडजस्टेड प्रॉफिट, उसके अंदर आपके सारे पॉइंट्स माइंड में रखना। सिंपल सा क्या माइंड में रखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और भी कुछ पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे बट हमें फोकस क्या रखना है, क्या हमारे ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, क्या मेरी डे टू डे बिजनेस का पार्ट है। ओके, इन सब से हमने प्लस माइनस किया जो भी हमारा प्रॉफिट गिवन था, फिर हमने लिखा दिया एडजस्टेड और एक्चुअल प्रॉफिट जो हमने यहाँ यूज़ लिया। नंबर ऑफ द ईयर्स परचेज हम यहाँ पे लेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, सॉरी नंबर ऑफ द ईयर्स, फिर जो भी हमारा एडजस्ट और प्रॉफिट आया वो हम कहाँ पे काम में लेंगे, यहाँ पर, और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज मीन बाय द एडजस्टेड और एक्चुअल प्रॉफिट। एडजस्टेड और एक्चुअल प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इन फ्यूचर और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जैसे कि एडजस्टेड और एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, जो फ्यूचर में हम मेंटेन रखेंगे इतना, क्योंकि हमारे गुडविल से हम ये अर्न कर रहे हैं कि भाई इतना तो हमें फ्यूचर में होगा ही होगा। इज ऑल्सो नोन एज एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इन फ्यूचर या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, FMP। ओके, मैंने अभी आपको कहा था नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स फॉर हाउ मैनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ प्रीवियस एफर्ट्स। फ्यूचर में वो कितने ईयर्स, कितने साल तक सेम प्रॉफिट अर्न करेगा ड्यू टू द प्रीवियस एफर्ट्स। प्रीवियस में आपने जितना भी एफर्ट किया है वो आपकी हेल्प कर रहा है, फ्यूचर में हम अच्छा ग्रो करेंगे, हम इतना मेंटेन करके चलेंगे, तो आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कि अगर मैं किसी का बिजनेस आज परचेज करता हूँ, इसकी गुडविल इस बिजनेस के साथ आएगी और उसके थ्रू मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने उसका बिजनेस मिड ऑफ द ईयर परचेज किया है और मैंने उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं किया है। जब मैंने कुछ एफर्ट नहीं किया और मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द प्रीवियस एफर्ट्स। उसके प्रीवियस एफर्ट्स के थ्रू मुझे करंट में डायरेक्टली प्रॉफिट हो रहा है। ओके, so this is a very very important average profit method. Then the second is weighted average. Weighted average, what do you mean by the weighted average? Number under this method the goodwill is valued at an agreed number of purchase, agreed number of years purchase of the weighted average profit of the past year. सिंपल कुछ नहीं करना है यहाँ पर, हमें पहले वही एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा और हमें कुछ वेट दे रखे होंगे, जैसे कि 4, 1, 3, 2, दैट्स लाइक क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, वी यूज द वेटेड एवरेज व्हेन देयर एग्जिस्टेंस एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड इन द प्रॉफिट्स गिवन द हाईएस्ट वेट टू द करंट ईयर्स प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि वहाँ पे कुछ ईयर्स गिवन होंगे, प्रॉफिट गिवन होगा, फिर कहेगा हम इस ट्रेंड में फॉलो करते हैं 5, 4, 3, 2, 1 या 1, 2, 3, 4 के हमारा इस फॉर्म में क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो हमने वेट दे दिया, हर प्रॉफिट को इतना वेट दे दिया, हम वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। बहुत इजी स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट करते हैं। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय द वेट्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द वेट्स। नंबर ऑफ द वेट्स, जो भी हमें वेट्स गिवन होंगे सबको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ द वेट मिल जाएगा। अब टोटल ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा, हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, पर्टिकुलर ईयर्स के जितने भी ईयर्स गिवन होंगे उनको नंबर ऑफ द वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, और प्रोडक्ट को सबको ऐड करेंगे, एक टेबल फॉर्म में आंसर मिल के आएगा। ये प्रैक्टिकली आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके, द टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ द वेट। ओके स्टूडेंट्स, तो टुडे हमने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया।
सबसे पहले एक ही मेथड हमने यहाँ डिस्कस किया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट के अंदर आपको एक्चुअल और एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। वो अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं तो उसके बाद बहुत इजी बन जाता है। फॉर्मूला इसका कुछ इतना हार्ड नहीं है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। अब एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट किया था, जो भी हमारे पास टोटल प्रॉफिट था डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर्स ऑफ ईयर हमें क्वेश्चन में जितने पास्ट ईयर्स होंगे वो गिवन होगा। अब एक्चुअल और एडजस्टेड प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था, कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को काम में लिया था। कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला हमने, वहाँ पर एबनॉर्मल और नॉन ऑपरेटिंग और नॉन रिकरिंग नेचर के सारे ट्रांजेक्शन रिवर्स किए थे और हमने निकाल दिया था एडजस्टेड प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, तो इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस ओनली सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टू। तो मैं आप फर्स्ट मेथड हमने इस वीडियो में कंप्लीटली क्लियर किया है कि हमारा हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल बाय यूजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।